गुड आफ्टरनून मैम। बैठिए। थैंक यू थैंक यू। परिचय दीजिए, नाम, जाति, धर्म, क्षेत्र आदि का उल्लेख किए बिना। सर मेरा नाम। कोई बात नहीं, फिर से शुरू कीजिए। जी ये आपको पता है ना, आपने पढ़ा होगा साक्षात्कार भी, आपको उसमें लिखा है जी जी जी। सर मैंने ग्रेजुएशन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है और उसके बाद सर मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन और स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन की और अभी वर्तमान में सर मैं बिहार सरकार पंचायती राज विभाग के अंतर्गत पंचायती राज डिपार्टमेंट में पंचायती राज पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ 2022 से। पंचायती राज अधिकारी या जी पदाधिकारी? पंचायती राज पदाधिकारी, ब्लॉक पंचायती राज पदाधिकारी, इससे शॉर्ट में सर बीपीआरओ बोलते हैं। हाँ, डीपीआरओ तो यहाँ बोलते हैं, यहाँ पदाधिकारी नहीं, यहाँ तो अधिकारी यूपी में केवल लिखते हैं। जी सर। है ना? तो फिर तो आप ऑलरेडी पीसीएस हैं, बस बिहार में हैं। जी है ना? जी सर। लेकिन आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक कर रखा है, कहाँ से किया बीटेक आपने? सर बाबू बनारसी दास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में लखनऊ। ठीक है, तो वहाँ पंचायती राज में इसकी जरूरत नहीं पड़ती होगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो लग रहा है, ईमानदारी से बताइए कि लग रहा होगा कि पढ़ना लिखना व्यर्थ हो गया। इसका कोई एप्लीकेशन तो सीधे है नहीं, देखिए सच्चाई तो यही है। सर ये बात सच है कि आज की डेट में जब ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, चैट जीपीटी आ गया तो सभी लोग जनरली इसको यूज करने लगे, लेकिन सर स्टार्टिंग में मैंने इसको नोटिस किया सर कि मुझे जैसे डेटा एनालिसिस वगैरह समझ में ज्यादा आ जाता था जल्दी। जैसे अगर किसी भी जगह का इंस्पेक्शन करने जाना है तो वहाँ के अगर जो जूनियर इंजीनियर है या असिस्टेंट इंजीनियर है उन्होंने कोई एस्टिमेट बनाया, कोई एमवी बनाई, तो उसको थोड़ा सा समझने में मुझे ज्यादा आसानी रहती थी। देखिए पता नहीं, देखिए कई अधिकारी जो हम लोग के इष्ट मित्र हैं, परिचित हैं, बोलते हैं कि जो पढ़ाई लिखाई हमने किया, बीए में किया, एमए में किया, पीएचडी किए, उन सब का कोई प्रत्यक्ष कोई उसका एप्लीकेशन नहीं है, साफ साफ बताते हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ ऐसे जवाब आप भी देंगी। सर कोई भी चीज प्रैक्टिकल नॉलेज से ज्यादा समझ में आती है, लेकिन सर उसका बेस तो थ्योरेटिकल नॉलेज बनाता है सर। तो ठीक है, चलिए शुभकामना आपकी कि आप क्या यहाँ बनना चाहती है, डिप्टी कलेक्टर या डिप्टी एसपी, क्या है आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस? सर डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर, तो मान लेते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग वहाँ काम आ रहा है तो यहाँ भी काम आएगा, है ना? क्यों बनना चाहते हैं डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी क्यों नहीं? सर डिप्टी कलेक्टर जो है उनका जो प्रोफाइल होता है सर वो काफी डाइवर्स है। हम हर डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड होते हैं सर, चाहे वो पंचायती राज हो या शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, तो काम करने का सर प्रोफाइल बड़ा होता है, समाज के ज्यादा वर्गों को छू सकते हैं, मोनोटोनस जॉब नहीं रहती है सर। और सर ऐसा नहीं है कि मुझे डिप्टी एसपी से मतलब मुझे नहीं बनना था, लेकिन सर अब जिस हिसाब से मैंने अपनी फैमिली मेरी आगे बढ़ी सर, मेरी एक छोटी बच्ची है, मेरी फैमिली लाइफ है, तो दूसरी चॉइस तो हम मान के चल रहे डिप्टी एसपी है आपने रखा नहीं होगा। सर, छोटी बच्ची है, परिवार है, परिवार के लोग नहीं अलाउ कर रहे होंगे? नहीं सर, उन परिवार के अलाउ का नहीं है सर, ये मेरा अपना सेल्फ डिसीजन है सर। मैं इसके पहले भर्ती भी थी सर, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी मैं डिप्टी एसपी भर्ती थी, बट अब सर जब मैं 2-3 साल जॉब में रही तो मुझे सर लगा कि मैं यही तो हम भी कहना चाहते हैं, परिवार बाधा के रूप में, इसलिए डिप्टी एसपी आपने उसको नीचे भरा तो होगा आपने? कितने नंबर पर रखा है? नहीं भरा है सर। भरा ही नहीं, मतलब वर्दी वालों से डर लगता है? नहीं सर, डर का भी नहीं है और मेरा परिवार बाधा भी नहीं है सर। ये मेरे को अपना लगा कि सर मैं वर्क और अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाऊंगी, तो मैं क्यों ना वैसा ही पद भरूं जिससे मैं लाइफ लॉन्ग उस नौकरी को कर सकूं। कमजोरी न माने कि आप फैमिली बैलेंस करने में दिक्कत होगी। सर ये तो सच है कि पुलिस प्रशासन की जॉब सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होती है सर, इसमें मतलब कोई भी सर वो नहीं है इफ और बट। तो सर पुलिस प्रशासन में 24 घंटे 365 दिन रहना होता है सर, तो ये मेरी अपनी चॉइस थी। कोई वीकनेस भी आपकी है? सर इंट्रोवर्ट हूँ थोड़ी सी और वर्कोहॉलिक हूँ सर।
सर एक क्वेश्चन आता है कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है जी सर। और आप ऑलरेडी जॉब में हैं, तो निश्चित तौर से आपका फैमिली बैकग्राउंड भी कुछ ऐसा ही होगा जो आप सोचने के लिए चल रहे हैं। कैन यू एक्सप्लेन योर फैमिली बैकग्राउंड? सर मेरे फादर मदर से भी जाएं और अपने इन लॉज से भी जाएं, थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड जानना चाहिए। सर दोनों ही फैमिली मेरी एग्रीकल्चरल और डोमिनेटेड फैमिली है। मेरे फादर भी फार्मर है, मेरे फादर इन लॉ भी फार्मर है और मदर इन लॉ हाउस मेकिंग तो जब आप इस तरह के बैकग्राउंड से थी, तो ये क्या चीज ऐसा था जिसने आपको इस ऊंचाई तक लाने के लिए सहायता दिया? कुछ तो होगा, अपना निजी है या फैमिली में इस बैकग्राउंड ने भी कुछ अपना योगदान दिया? सर डायरेक्ट बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन हाँ गांव समाज में हमारे रिलेशन में ही कुछ लोग ऐसे थे सर जिन्होंने सपोर्ट किया, बताया कि इंजीनियरिंग कर सकते हैं या फिर बायोलॉजी फील्ड में मतलब मेडिकल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सर मेरे दूर के रिलेटिव्स जो ऑलरेडी कर रहे थे प्रिपरेशन या सक्सेसफुल थे, उनसे मैंने सर इंस्पिरेशन ली और मुझे आगे बढ़ाया गया। सर कहीं ऐसा लगता है कि स्त्री होना अभिशाप है? सर मुझे अपने पर्टिकुलर केस में कभी नहीं लगा, क्योंकि मुझे सर हमेशा पढ़ाई, स्त्री की बहुत बंधन होती है, उनके हस्बैंड होते हैं, उनके सास ससुर होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, और बहुत बंधन के बाद उन्हें निकल करके आपकी जैसी पोजीशन में ऑलरेडी है भी और आगे भी जाना चाहती हैं, तो ये कहीं ना कहीं तो एक है ना, एक ऐसा। जी सर, अगर नॉर्थ इंडिया की अगर बात किया जाएगा, ये कह सकते हैं कि क्या कंप्रोमाइज करना पड़ता है कहीं पर भी उसको? सर ये बात सच है कि नॉर्थ इंडिया जैसा है सर, पैट्रियार्की है। आज भी अगर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स देखेंगे तो सर इंडिया की रैंक उसमें 198 देशों में 132 आती है सर। जिस तरीके से सर प्रोग्रेस हो रही है, अगर ये इसी कांस्टेंट पेस में हुई सर, तो 132 साल लगेंगे जेंडर इक्वालिटी आने में। और इस एजेंडा को पूरा करने के लिए सर SDG 5 के अंतर्गत गोल भी रखा गया। तो ये सर है, लेकिन उसी में सर धीरे धीरे किसी ना किसी तरीके से सरकार की स्कीम्स हो या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हो या लेजिस्लेशन के थ्रू सर उसको पूरा किया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं सर, लेजिस्लेशन में 108 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत सर बहुत सारे चेंजेस किए गए, जैसे नेशनल वीमेन कमीशन बनाया गया, स्टेट वीमेन कमीशन बनाया गया। कुछ सर स्कीम्स लाई जाती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इंटरनेशनल लेवल पे भी सर UN डेशा है, यूनेस्को है सर, बीजिंग कन्वेंशन है सर। तो ये सारी चीजें प्रोवोक करती हैं सर। तो हाँ, अब सर जेंडर इक्वालिटी उतनी नहीं दिखने में आ रही है, लेकिन सर जिस तरह से प्रोग्रेसिव वर्ड है, हमको धीरे धीरे उसका रिफ्लेक्शन समझ में आएगा सर। उत्तर प्रदेश की महिला आयोग अध्यक्ष का नाम सुना होगा? जी सर। क्या नाम है उनका? मिसेस बिमला बाथम, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष। सर मिसेस बिमला बाथम मुझे लगा। बबीता सिंह चौहान का नाम सुना है? सॉरी सर, ये मतलब अब नहीं, आज की डेट में वो हमारी उत्तर प्रदेश की महिला अध्यक्ष है और कैबिनेट रैंक का उत्तर प्रदेश में उनका दर्जा होता है जी। तो बहुत एक्टिव है आज की डेट में। हमारे ख्याल से पीछे भी जितना भी देखा है, शी इज वेरी एक्टिव, बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ, हमारे ख्याल से वो अपने टर्म में महिलाओं को बहुत ऊंचा स्थान देंगी। जो उनका टर्म भी 21 साल हुआ है, अभी उन्हें बच्चे 4 साल और काम करना है, बहुत आगे कर रहे हैं। आप जो देश की स्थिति है, अगर हम उसको विदेश से जोड़ के ले, जो आज सिनेरियो है, ईरान US इजराइल वॉर चल रहा है, उधर में इजराइल एंड युद्ध चल रहा है गाजा वगैरह का सबका, तो उसमें भारत की स्थिति कहाँ है, भारत की इकोनॉमी की क्या स्थिति है और हमारे देश के प्रधानमंत्री का स्टैंड कैसा है? सर जो ग्लोबल ऑर्डर, वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है आज की डेट में सर, यूनिलैटरल बायलैटरल पॉलिसीज या टॉक में या एग्रीमेंट में सर नहीं हो पा रहा है। तो हम वर्ल्ड भी मल्टीलैटरलिज्म की तरफ बढ़ रहा है सर। जो वॉर चल रहा है सर, इससे कहीं ना कहीं, चूंकि सर ईरान और गल्फ कंट्री एसोसिएटेड है, तो उससे सर ऑयल एंड गैस की सप्लाई होती है सर। ऑयल एंड गैस एक ऐसी चीज है जो ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज होता है, तो जनरल जो आइटम्स है उनमें भी महंगाई आती है। तो सर ये इनडायरेक्टली रूप से इन्वायरमेंट का भी डैमेज है, इकोनॉमिकल भी डैमेज है, इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ सकते हैं, हमारी लाइफ से भी एसोसिएटेड है। तो सर इसका प्रभाव तो मतलब सारे क्षेत्रों में है।
और सर जो इंडिया का स्टैंड है वो हमेशा से एक शांतिपूर्ण देश के रूप में रहा है, चाहे वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से देखने को आता है सर। ये सबका साथ सबका विकास लेकर चलने वाला देश है, वसुधैव कुटुंबकम की पॉलिसी अपनाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी हाल ही में इस वॉर को शांतिपूर्ण समझौता करके सुलझाने का अपना जो सर उन्होंने दिया है। क्या ये speech। हमारी जो क्राइसिस है ये शॉर्ट टर्म क्राइसिस है कि लॉन्ग टर्म क्राइसिस है, और हमारे पास तेल का भंडार कितना कितने 70 डेज का तेल का भंडार है हमारे पास, और क्राइसिस सर लॉन्ग 70 डेज का तो यूट्यूब बता रहा है, ये यूट्यूब का ये भंडार है, वास्तव में ये भंडार उससे बहुत ज्यादा है। 8 सप्ताह से 10 सप्ताह का तेल हमारे पास है। चलिए मैडम, ठीक है। सिंस यू आर ऑलरेडी वर्किंग एज अ पंचायती राज ऑफिसर, आप बता सकती हैं भारत में पंचायती राज को क्यों लाना पड़ा या क्यों लेकर आए हम? मैम ये कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी जी की मानसिक उपज थी। आर्टिकल 40 के अंतर्गत पंचायती राज को एक बीपीएसपी के अंतर्गत एक दर्जा दिया गया। पंचायती राज का मतलब है मैम स्थानीय लोगों के द्वारा स्थानीय समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निवारण। जो हमारे पास स्थानीय संसाधन उपलब्ध हैं उसके आधार पे वहां पे क्या परिस्थितियां हैं, क्या चैलेंजेस हैं, उनका निवारण किया जाए। बॉटम टू टॉप पॉलिसी मेकिंग किया जाए, लोगों की सहभागिता हो, ना सिर्फ पुरुषों की, महिलाओं की, एससी एसटी सभी कम्युनिटी उसमें बिलोंग करते हो। ठीक है। आपने इसमें 2 कमिटीज के नाम सुने होंगे, बलवंत राय मेहता कमेटी और अशोक मेहता कमेटी। इन दोनों के रिकमेंडेशंस में क्या अंतर मिला आपको? मैम बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में आई थी। इनका मेन रिकमेंडेशन था कि 3 टियर सिस्टम बनाया जाए। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हो, इंटरमीडिएट स्तर पर पंचायत समिति या ब्लॉक पंचायत हो, और जिला के स्तर पर जिला पंचायत हो। उसी के आगे मैम अशोक मेहता समिति आई 1977 में। इन्होंने 2 टियर सिस्टम की बात की थी। इंटरमीडिएट सिस्टम को रिमूव किया जा सकता है जहां पर रिसोर्सेज की कमी है या पॉपुलेशन कम है। ठीक। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, पैसा लेजिस्लेशन आपने सुना होगा जी, और भूरिया कमेटी भी सुनी होगी। क्या आप इन दोनों के बारे में कुछ संक्षिप्त में बता सकती हैं? मैम पेसा लेजिस्लेशन 1996 में आया था। पंचायत एक्सटेंशन था शेड्यूल एरिया के लिए, क्योंकि वहां पर साधारण जो लेजिस्लेशन था वो अप्लाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनके अपने कल्चरल, उनके अपने कुछ राइट्स होते हैं, उनको संरक्षित रखने के लिए वहां पे कुछ मॉडिफिकेशन के साथ उसको अप्लाई किया जाता है। किस तरह के लोगों की बात कर रहा था पैसा लेजिस्लेशन? शेड्यूल एरिया किन लोगों से ऑक्युपाइड किया जाता है, कौन से लोग हैबिट करते हैं? सॉरी मैम, पंचायत जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं वहां पर किस प्रकार के लोग पाए जाते हैं? उन्हें स्पेसिफिक नाम से पुकारा जाता है, इंडिजिनस पीपल। इंडिजिनियस। हाँ, तो इंडिजिनस पीपल का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? मैम ये आज भी एग्रीकल्चर में पुराने संसाधनों को अपनाते हैं। इनकी जनसंख्या या तो स्थिर है या तो घट रही है। इनके कुछ अपनी अलग मातृभाषा होती है, अपने अलग इनके कुछ विवाह के अपने अलग मतलब कल्चर, इनके कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं हमारी जो मेन स्ट्रीम में लोग रहते हैं। और इन्हीं की स्थिति को सुधारने के लिए दिलीप सिंह भूरिया कमेटी आई थी। उनके रिकमेंडेशंस के बाद मैम इसको लागू। भूरिया जी ने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस किस चीज को देने की बात की? मैम ओवरऑल इनके सशक्तिकरण के लिए कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसको वो सबसे ज्यादा पावर देना चाह रहे थे, या पैसा लेजिस्लेशन ने भी सबसे ज्यादा पावर उसको दी है? ग्राम सभा की बात हो रही थी। ग्राम सभा, यस मैम। ठीक है। आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि ग्लोबल ऑर्डर जो है मल्टीलैटरलिज्म की तरफ बढ़ रहा है। जी मैम। बट हम आजकल देख रहे हैं कि जो ग्लोबल ऑर्डर है वो मिनीलैटरलिज्म की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। जी। तो ये लघु पक्षवाद आखिर है क्या? मैम ये अभी न्यू कॉन्सेप्ट है, जैसे I2U2 चल रहा है, या क्वाड हो गया, या IBSA इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका। मैम इसमें बेसिकली 2 से 3 या 4 कंट्री आपस में मिल करके जो कॉन्टेम्परेरी मुद्दे होते हैं उनको रिजॉल्व करती है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है जो वर्ल्ड लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो पुराने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो पुराने मुद्दों से आगे उतना नहीं बढ़ पाए। तो आज की डेट में जैसे क्राइसिस आ रहे हैं, चाहे वो क्लाइमेट के हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए मैम छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस बन गए। पंचायती राज संस्था में बहुत आरोप लगता है कि भ्रष्टाचार बड़े स्तर पर है। आप तो मतलब प्रत्यक्षदर्शी होंगे, देख रही होंगी, क्या वजह है, क्यों इतने भ्रष्टाचार के मामले आते हैं? सर 2005 RTI के पहले या सोशल ऑडिट आया, इसके पहले ज्यादा ऐसा आरोप लगता था क्योंकि सरकार, चाहे वो स्टेट फाइनेंस कमीशन हो या सेंट्रल फाइनेंस कमीशन हो, उनके थ्रू जो एलोकेशन होता था सर, उसका उन योजनाओं का प्रभाव रियल स्थिति में सर
ग्रास रूट लेवल तक नहीं दिखता था। और जैसा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, राजीव गांधी जी ने, कि अगर केंद्र से 1 पैसा चलता है तो जमीनी स्तर पर 1 रुपया चलता है तो जमीनी स्तर पर 15 पैसे पहुंचता है। इसी सबको ध्यान में रखते हुए सर RTI आया, सोशल ऑडिट आया, अभी हाल ही में सर जन योजना अभियान, सबकी योजना सबका विकास, जिसमें सर ग्राम सभा के स्तर पर एक ग्राम सभा होती है, लोग बैठ के अपनी योजनाओं को चुनते हैं और उस पर काम होता है और सर ऑडिट होता है। तो सर अब धीरे धीरे ये घट रहा है, क्योंकि सर डिजिटल मतलब ये कहा जा सकता है कि अब हम करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन की दिशा में बढ़ चुके हैं या हो चुके हैं? सर बढ़ चुके हैं, क्योंकि सर डिजिटल भ्रष्टाचार मतलब कहीं कभार कुछ दिखा जाता है, बहुत ज्यादा है जी नहीं। सर, क्योंकि कोई भी योजना सर जब शुरू होती है, जैसे पहले सर योजनाओं में पैसे का गमन हो जाता था, पता नहीं चलता अब नहीं था। होता है। अब सर योजना को हर स्तर पर जियो टैगिंग होती है सर, योजना की शुरुआत में, योजना के मध्य में, योजना के अंत में, और फिर सर उसके बाद ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट, डिपार्टमेंटल ऑडिट। यानी आपको मतलब ये लगता है कि आम जो लोग हैं, जब वो अब प्रशासनिक विभागों में जा रहे हैं, बिना किसी कुछ लेन देन के उनके काम हो रहे हैं? सर अब बढ़ चुके हैं उस तरफ। नहीं, एक तरीके से मतलब न के बराबर करप्शन है। जी सर। आपका ये कंक्लूजन है? जी सर। तो मतलब ये विभाग में रहने की व्यवस्था है या फिर सच को न स्वीकार करने की व्यवस्था है? मतलब समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो वास्तविकता है करप्शन इंडेक्स में भी, आप इंडेक्स अभी आपने कोट किया हुआ था, करप्शन इंडेक्स में भारत कहाँ पे है? सर 81 रैंक है। कितने देशों में? सर आप परमिशन दे तो मैं, हाँ 132 देश। ठीक है, तो करप्शन तो एग्जिस्ट कर ही रहा है। जी सर। आप कह रही करप्शन खत्म हो गया है? सर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इसकी शुरुआत खत्म होने के कगार पे है, इसलिए मैं बार बार क्लेरिफिकेशन आपसे ले रहा था कि आप स्टेटस बताइए, करप्शन को आप किस स्टेटस में देख रही हैं? सर अभी भी लॉस, लूट, लीकेज की समस्या है, लेकिन जब से डिजिटलाइजेशन हुआ, कम हुआ है, लेकिन ये काफी बड़े स्तर पर अभी भी भारत की बड़ी समस्याओं में से एक, बहुत बड़ी समस्याओं में से। वजह क्या है? क्या लगता है कि इतना डिजिटलाइजेशन हो रहा है, ह्यूमन इंटरफेस को आप कम कर रहे हो, बहुत सी चीजें आप कर रहे हो, बावजूद इसके करप्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रही देश से? सर मुझे इसके पीछे 3 जो बेसिक रीजन है वो लगते हैं कि एक, पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म अच्छे से काम नहीं करता। सर भ्रष्टाचार सिर्फ मनी से एसोसिएटेड नहीं है, अपने काम पे देर में पहुंचना भी एक भ्रष्टाचार है सर। तो जैसे सिटीजन चार्टर हर डिपार्टमेंट में होता है सर, आज की डेट में देखा जाए तो SBI बैंक में भी अपना सिटीजन चार्टर अपडेटेड नहीं है। जनरल पीपल समझ ही नहीं पाती कि उसको कौन सी सेवा किस मानक पर कितने समय पर मिलनी चाहिए। तो एक बड़ा प्रॉब्लम है सर कि हमको अपने सिटीजन चार्टर या सरकार ने जो लेजिस्लेशन पास किए हैं उनका सही से इम्प्लीमेंटेशन हो। सेकेंड सर रीजन ये है कि अगर आप केरला और बिहार और उत्तर प्रदेश को कंपेयर करेंगे तो केरला में साक्षरता 90% से ज्यादा है और वहां पर भ्रष्टाचार की जो रिपोर्ट है वो कम होती है, क्योंकि सर वहाँ लिटरेसी हाई है। बिहार और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जो बीमारू स्टेट के दर्जे पर आते हैं सर, यहाँ के लोग अपने राइट्स को नहीं समझ पाते। तो सर उन्हें पता ही नहीं होता कि भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है और कितना हो रहा है। इसीलिए एक टर्म यूज किया था, रूटलेस ग्रोथ। हम अपनी जड़ों से हट रहे हैं। इकोनॉमिक मैन का कंसेप्ट आया है और मोरल मैन या इथिकल मैन का कंसेप्ट कमजोर हुआ है। तो कई बार वजह जो है ये बताई जाती है कि करप्शन को सोशल एक्सेप्टेंस मिल गया है। मतलब सोसाइटी जानती है कि करप्शन सही है, कोई गलत चीज नहीं है। आपकी आर्थिक स्थिति बताएगी कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं, है ना? तो आपको ये लगता है कि ये जो एटीट्यूशनल ये जो चेंज आ रहा है, लोगों ने इस जो एक्सेप्ट कर लिया है कि करप्शन सही है, करप्शन एक तरीके का वैल्यू बन चुका है ऑनेस्टी को रिप्लेस करके। तो अगर इसको खत्म करना हो तो क्या किया सकता है? सर किसी भी चीज के निवारण के लिए हमको त्रिस्तरीय तरीके से काम करना होगा। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म और एक बिहेवियरल रिफॉर्म। तो सर स्ट्रक्चरल और लेजिस्लेटिव तो हो जाता है, लेकिन बिहेवियरल रिफॉर्म नहीं हो पाता है। तो मुझे लगता है सर कि पहले करप्शन का पार्ट जो है सर, हमारे छोटे जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनमें एक नैतिक शिक्षा सर पहले था भी एक सब्जेक्ट, अब वो नहीं रहा। तो वो एक सब्जेक्ट कॉन्क्रीट डाला जाए, क्लास 1 से लेकर के आज भी हम लोग में भी सर कोड ऑफ कंडक्ट लगता है सर, वो सर 10th क्लास में भी पढ़े। हमारे जैसे मैंने सर 10th और 12th में, मेरे में मोरल साइंस नहीं था सर सब्जेक्ट, तो उसको इनकलकेट किया जाए तो एक अच्छा कदम हो सकता है सर। और सेकंड सर, प्रोत्साहन भी एक लोगों को इसके लिए आगे बढ़ाता है
कि अगर किसी पंचायत में कोई काम भ्रष्टाचार रहित हो रहा है, 100% भ्रष्टाचार रहित पंचायत है सर, तो उसको छोटा मोटा प्रोत्साहन दिया जाए जिससे वो दूसरों के लिए रोल मॉडल का काम कर सके। पुरस्कार भी भ्रष्टाचार से मिलने लगे तो फिर क्या होगा सर? न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ती है? सर द हिंदू पढ़ लेती हूँ सर। एडिटर कौन है द हिंदू की? सर अभी मुझे सॉरी सर। टटीरी एक गाना है रायपर बादशाह का, हरियाणवी गाने हैं, सॉरी सर। नई नजर पड़ी आजकल चर्चा भी है। चलिए, अमेरिका का ईरान पर हमला अमेरिका की दादागिरी माने या नहीं? सर मानना चाहिए। मानना चाहिए। जी सर। 2 तर्क दीजिए इस पक्ष में। सर फर्स्ट ये कि अमेरिका की जो कांग्रेस है सर, उन्होंने ही उनके हमले को स्वीकारा नहीं है सर। वहाँ की कांग्रेस के हिसाब से सर, जो भी अगर कभी अमेरिकन पे कोई संकट आता है तो उसका सर वॉर करना है या नहीं करना, इसका डिसीजन कांग्रेस के पास है सर। प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहां पर, तो प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर है कि वो खुद से कर सकते हैं, लेकिन सर कांग्रेस ही डिनाई करती है। चलिए, तो कांग्रेस की बात आप सेकेंड रीजन सर, जब वहां पर अभी एक डिजिटल लेवल पे सर एक सर्वे किया गया तो 27% अमेरिकन पॉपुलेशन ही इसका सिर्फ सर सपोर्ट कर रही है, बाकी लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। अब अगर हम कहें कि दादागिरी नहीं है, इस पक्ष में आप 2 तर्क दे दीजिए। सर जो IAEA संस्था है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, सर मुझे सही से नाम याद नहीं आ रहा है, उनके नॉर्म्स के हिसाब से ईरान काम नहीं कर रहा था। 2015 में ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव डील साइन हुई थी, एग्रीमेंट, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव, सर पूरा नाम मैं नहीं याद कर पा रही ठीक हूँ। है, चलिए एक ही हमने मान लिया। दूसरा कोई तर्क? दूसरा तो सर मुझे ठीक है। अच्छा, ये बताइए जरा ईरान की तरफ से कि ईरान ने अमेरिकी एयरबेस पर, कई एयरबेसिस पर हमला किया मिडिल ईस्ट के देशों के। जी सर। पाकिस्तान में हमला क्यों नहीं किया? यहाँ भी तो एयरबेस है ना अमेरिका का, अधिकृत रूप से न सही, अनधिकृत रूप से रावलपिंडी में है एक एयरबेस जो अमेरिकी सेना के कब्जे में है। यहाँ हमला क्यों नहीं किया? सर अगर जियो पॉलिटिक्स देखेंगे तो ईरान ने जहां पर हमले किए वो कंट्री कहीं ना कहीं आज अमेरिकन के साथ खड़ी है सर। पाकिस्तान ने पाकिस्तान के भी तो जनरल को, प्राइम मिनिस्टर को, सबको बताते हैं ट्रम्प की हमारे दोस्त हैं, हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। लेकिन सर परसों ही अभी पाकिस्तान के जो जनरल हैं उन्होंने अपने जो बोला है सर, वो ईरान के सपोर्ट में बोला है सर। इस हमले में जो सर मारे गए उनके अपने जो नेता हैं मिस्टर खोमेनी, उनके लिए उन्होंने संवेदना भी प्रकट की। चलिए, अंतिम सवाल, क्या पुतिन साथ देंगे ईरान का? सर डायरेक्टली तो अब ऐसी स्थिति मुझे नहीं लगती सर कि कोई कंट्री डायरेक्टली ईरान का सपोर्ट कर सकता है सर, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स ग्लोबल ऑर्डर हो चुका है सर कि अगर कोई भी कंट्री डायरेक्ट सपोर्ट करे। जासूसी तो कर ही रहा है रूस। विश यू ऑल द बेस्ट, जा सकती है। थैंक यू सर। बैठ। थैंक यू सर। कैसा रहा इंटरव्यू आपका? ठीक था सर। ठीक था या अच्छा था या बहुत अच्छा था? सर मैं कुछ चीजों का फुल फॉर्म नहीं बता पाई, मैं ध्यान कर रही थी, जैसे जकोबा का नहीं बता पाई। इससे फर्क नहीं पड़ता है। कितना अंक देंगे अपने आप को आप? 60s की लाइन में सर दे देंगे आउट ऑफ। ऐसा नहीं है, 65 प्लस 70, 65 to 70, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। जी। आपने अच्छा इंटरव्यू दिया, हम सब लोगों की राय है, बट सुधार की गुंजाइश तो रह जाती है हमेशा कहीं न कहीं। छोटी छोटी चीज़ें उस पर ध्यान दीजिएगा तो ये 70 प्लस पे चला जाएगा, 5 नंबर और। ठीक है, इसमें आपको आंसर थोड़ा लंबा दे रही थी, जैसे आपने मन बनाया हो कि इतना बोलना ही है, उसको थोड़ा छोटा कीजिए, टू द पॉइंट बताइए।
ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। प्रश्नों से बचना नहीं है, कम प्रश्न पूछें। जितना ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे उतना अच्छा असेसमेंट आपके पर्सनालिटी का होगा। और पर्सनालिटी में दम कम है तो फिर किस बात की कंजूसी। ठीक है, मौका दीजिए, ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएं। प्रश्न छोटा है, उत्तर आपका थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, इस पर ध्यान दीजिए, सम अप करिए। और दूसरी बात की, ये जो अभिवादन और चलते समय का, जी। इस पर जो हम लोगों की राय है कि अभिवादन बोर्ड को एक बार में कीजिए ना, सबको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं। हालांकि आपने अभिवादन करने में टाइम कम लिया तो बहुत खटका नहीं, लेकिन ऐसे गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैडम, तो आपको लग नहीं रहा कि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। जी सर। वैसे ही बोर्ड को एक बार में करना चाहिए ग्रीट। कोई लेडी मेंबर है तो अलग से कर लीजिए। ऐसे जाते समय भी एक बार में बोर्ड को थैंक यू बोल करके जाना है, और ऐसे जाइए जीत का भाव लेकर के, जीत करके जा रहे हैं। जिस एनर्जी के साथ आप एंटर की, उसी एनर्जी के साथ आपको बाहर जाना है। बाकी आपका स्पीच, मैनरिज्म, पर्सनालिटी ट्रेट्स की बात करें तो बिल्कुल बढ़िया है। कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो भी बढ़िया है, ठीक है। अप्रोच और एटीट्यूड दोनों आपका पॉजिटिव है। मेंटली आप अलर्ट है, ये समझ में आता है। ये सब ऑर्नामेंट है पर्सनालिटी की, तो उस पर आप बिल्कुल फिट बैठती हैं। 70+ मार्क्स मिलेंगे आपको। ये छोटी छोटी 2-3 बातों पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गुड लक।